अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। उनके बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उमर जहां से गुजरते हैं वहां से शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। आपके दौरे खिलाफत में 1000 से ज़ायद शहर फतह किए गए, 4000 से ज़ायद मसाजिद तामीर की गईं। बेशक उनका रोशन किरदार हम सब के लिए मशल रहा है। अब हम अपने प्रोग्राम के टॉपिक्स की तरफ आते हैं। कल हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान अचानक मंजर आम पर आए और उन्होंने साइफर के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए जो कि अब ज़ेरे बहस हैं। एक नई बहस सियासत में छिड़ गई है। आज़म खान तो बोल चुके हैं, इंकशाफात कर चुके हैं, अब आगे कौन बोलेगा? क्योंकि आज असद उमर की जानिब से ये बयान दिया गया है कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी FIA में जाएंगे और साइफर से मुतालिक जो मजीद हकाइक है वो बताएंगे। तो आगे अब तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है और आगे क्या सियासी मंजरनामा होने जा रहा है? इसके अलावा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से भी ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी और अगर चेयरमैन PTI ने ताउन ना किया तो उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। इसके अलावा फिर और भी अहम केसेस चल रही हैं। नैब में जो आज हमने देखा कि साबिक वज़ीर आला पंजाब को भी तलब किया गया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस भी आज ज़ेर बहस रहा और फवाद चौधरी ने जो है वो इस हवाले से माफ़ी मांग ली है। परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ भी पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया है। इसके अलावा एहतसाब अदालत ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है और 7 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज और दीगर को इस केस से बरी कर दिया है। और अदालती फैसले में यह कहा गया है कि जो तहकीकात की गई हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो सकी है। इसके अलावा एक और अहम समाअत हुई जिसमें सुपर टैक्स का निफाज गैर आइनी करार दिया गया है और कहा गया है कि जो मुख्तलिफ कंपनीज पर और इदारों पर सुपर टैक्स का निफाज किया गया है वो गैर आइनी करार दे दिया गया है। अब इस पर अमल दरामद होगा, ये एक अहम सवाल पैदा हो रहा है। एक और खबर आज मेरी नज़र से गुजरी और वो ये थी कि बिजली के बिलों में अब TV फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल की जाएगी और बिजली के बिल में 35 रुपये TV की फ़ीस और रेडियो की 15 रुपये फ़ीस जो है वो आयद की जाएगी। अब इसके पीछे क्या कहानी है इस पर भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा आज सिंध असम्बली का इजलास हुआ और 18वीं तरमीम के बाद बल्दियाती एक्ट की पहली कानून साजी कर ली गई है। अब ये कितने फ़ायदेमंद साबित होगी, इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या इससे इख्तियारात निचली सतह तक मुमकिन हो पाएंगे, इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। काशिफ रफ़ीक ब्यूरो चीफ़ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, मुनव्वर भट्ट ब्यूरो चीफ़ लाहौर हमारे साथ हैं और ब्यूरो चीफ़ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। काशिफ, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज़म खान ने तो जो इंकशाफात करने थे वो कर दिए, अब असद उमर और शाह महमूद कुरैशी भी FIA में जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि क्या आगे सूरत हाल बन रही है? और दूसरी जानिब जो वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने अगर ताउन ना किया तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको मजमूई तौर पर कुछ दिनों बाद क्या सूरत हाल नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, मुझे तो पहले दिन से ये क्लियर है कि जुलाई का महीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ, उनके अकाबरीन और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए जुलाई का महीना काफ़ी परेशानकुन होगा और चीज़ें ऐसे ऐसे अनफोल्ड होना शुरू हो गई। जिस तरीके से आज़म खान ने दफ़ा 164 का बयान दिया साइफर के हवाले से, ये तो सिर्फ साइफर का मामला है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मामला जो हैं वो अनफोल्ड होंगे वक्तन फवक्तन। अच्छा, अब उसमें पहले दिन से एक बात थी कि साइफर के मामले के ऊपर जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और उसके जो भी हकाइक हैं उन तमाम में वजारत खारजा को एग्जनरेट नहीं किया जा सकता और वजारत खारजा को भी बहरहाल उसमें उससे पूछताछ तो होगी कि साइफर आया कहाँ से, असल मुद्दा था क्या, वो कैसे कन्वर्ट हुआ और कैसे उसको कॉन्स्पिरेसी की शक्ल दी गई। तो इसमें तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो लाजमी बननी चाहिए थी, जो कि बन चुकी। और उसमें अब सिर्फ ये नहीं कि 25 जुलाई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उसके अलावा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी भी उस इन्वेस्टिगेशन JIT के सामने पेश होंगे और इस हवाले से बताएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि साइफर का जो मामला है, जो दस्तावेज है, वो कहाँ पे है, वो किसके पास है?
चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में था, फाइलों में था, मुझे नहीं पता। तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो उसको प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, लाने के लिए उस कंटेंट को देखना ज़रूरी है। सो इस तनाज़ुर में अगर तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म की कोई वो ना पेश ना हुए या कोई ऐसी बात हुई, तो फिर ज़ाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है सही। वो गिरफ्तारी होगी। लेकिन बड़ी एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल मैं देख रहा हूँ कि अगर जेआईटी में एक कमरे के अंदर जेआईटी के सामने एक ही मेज के ऊपर एक ही टाइम पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी ये इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि उस एक पेशी में जिसमें ये तीनों अगर इकट्ठे हो जाते हैं, अगर तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो उस एक पेशी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसका क्या और एक दूसरे का तो सामना अब करना इस भी, हवाले से देखना यह है कि ये हाँ, एक ही लम्हे और एक दूसरे का में सामना एक करना ही पेश मुश्किल होते होगा ना। हैं। ठीक है काशिफ, ठीक है, जरा आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है। मुनव्वर, आप बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि अब कौन कौन मुंह खोलेगा, और वजीर दाखिला की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि ताउन तो करना पड़ेगा। जी, वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि ताउन करना पड़ेगा, लेकिन ये अब चेयरमैन पीटीआई के ऊपर है वो किस कदर ताउन करते हैं। यहाँ पे एक अजीब चीज़ नज़र आ रही है कि जो पीटीआई के जो रहनुमा है मुख्तलिफ, वो इस बात पे खुशी का इजहार कर रहे हैं कि अब साइफर के ऊपर जो इंक्वायरी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की हुई थी नहीं हो सकी, तो अब ये इंक्वायरी शुरू होने जा रही है और इसमें बहुत से हकाइक सामने आएंगे। तो पीटीआई वाले तो इस चीज़ को अपने लिए अच्छी चीज़ समझ रहे हैं, और ये उनका यही ख्याल है कि भाई ये मामला अल्टीमेटली तो कोर्ट में जाना, और कोर्ट में उनकी रिक्वेस्ट ऑलरेडी सबमिट है, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको इनकी रिक्वेस्ट गई हुई थी। तो ये एफआईए जो भी इंक्वायरी करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, तो फिर मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, जहाँ पे उनकी पीटीआई की ऑलरेडी एक सबमिशन पड़ी हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी असद उमर को शायद अपनी सफाई देने के लिए एक और मौका मिल जाएगा। अभी उनकी एक वीडियो भी बड़ी वायरल चल रही है जिसमें वो चेयरमैन साहब से सलाम लेने की कोशिश करते हैं, चेयरमैन साहब हाथ आगे कर देते, चेहरा उनकी तरफ निगाह भी नहीं डालते और अपने दूसरे लोगों से बातचीत करते रहते। तो ये एफआईए के पास शायद जाके तो इनको अपनी सफाई देने का एक मौका मिल जाएगा। बाकी इनके खिलाफ अगर कोई समझता कि शाह महमूद कुरैशी गवाह बनेंगे या असद उमर बनेंगे, तो मुझे इस तरह का कोई गुमान नहीं है कि वो इस मामले में कोई ज़्यादा अहम। ये चेयरमैन से अपने के पास से ये साइफर का पेपर जो है वो गुम हुआ या उन्होंने कहीं रख दिया, याद नहीं रहा इन्हें, तो ये साइफर का पेपर इस कदर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इस पे पीटीआई का मौका है कि वो साइफर के इस पेपर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा चुके थे। हाँ। जिसमें उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि वो इस मामले की इंक्वायरी कराएं। तो अब ये पीटीआई वाले अपनी तरफ से तो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा हो गया, जो बात वो उनकी हुकूमत ख़त्म करने के हवाले से चल रही थी कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उनकी हुकूमत ख़त्म करवाई है, तो अब इस पे एक इंक्वायरी होल्ड होने जा रही, जो उनके लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है, एमजे साहब, आपको भी ऐसे लगता है कि ये फेवर में जाएगा पीटीआई के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात तो उसको हम राना सनाउल्लाह से शुरू कर लेते हैं कि ताउन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, नहीं किया तो क्या कर लेंगे भाई आप, या अब तक आपने क्या किया है? अगर 9 मई ना होता तो राना सनाउल्लाह साहब को कौन पूछ रहा था? कहीं किसी किस्म की कोई बात सामने आई, फला केस फला केस फला केस फला केस? कोई मुझे शुमाइला एक केस बता दें जो मैच्योर पोजीशन के अंदर हो। बस एफआईआर है या तलबी का नोटिस है एंटी करप्शन की तरफ से या एफआईए की तरफ से या उसमें, और फिर ज़मानत है सारी उसमें करके। देखिए, ये साइफर कोई एवं थोड़ी है कि जी कर लिया, हम फॉरेन अफेयर को क्यों नहीं इस बारे में पूछ रहे कि इस वक्त वो सेक्रेटरी खारजा हैं जिन्होंने लिखा था, ये तो मिल्कियत फॉरेन अफेयर की है। जो हमारा खारजी उमूर वाला दफ्तर है वहाँ यकीनन कॉपी होगी। और आपको याद होगा कल भी हमने बात की थी, असद कैसर ने कहा था, मैंने पढ़ा है, और उन्होंने कासिम सूरी ने उसको उठाया था कि इसकी मौजूदगी में मैं कभी भी अलाउ नहीं करूँगा, उन्होंने हाथ में थे। तो भाई ये, और मैं कल हबीब अकरम को सुन रहा था एक प्रोग्राम में, उन्होंने भी कहा कि हमने देखा नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया था हमें, फिर कहा गया ओथ उठवाएंगे, इस वजह से देर हो गया। तो बकौल हबीब अकरम के कि जी मैंने मना किया कि भाई ओथ उठा लेंगे तो हम बाहर जाके क्या बताएंगे, बाहर जाके। ये देखें, हमारे
जो बहुत सारे जो हमारे एंकर पर्सन है ना, उनकी भी बदनीयती सामने आती है, उनकी भी आती है। वॉल्यूम 10 हमारे पास भी आया था, और वॉल्यूम 10 पे ऐसे ऐसे करके अब मुल्क से बाहर बैठ के अभी भी आप पाकिस्तान के हवाले से उल्टी सीधी बात कर। उन्होंने कहा जी, मैंने उनसे कहा कि भाई अगर आप हमसे ओथ ले लेंगे तो बाहर जाके हम क्या बताएंगे। फिर अंदर का वो कहानी ये बता रहे हैं कि असद उमर ने बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ लहरा के दिखाया जैसे साबिक वजीर आजम ने जलसे में हिला के दिखाया था। तो बाहर आके आप इतनी ढींगे क्यों मार रहे थे? लोग जो बाहर आए एंकर पर्सन बाद में कितनी बात की, हाँ जी वाकई साजिश हो गई, फला हो गई। तो ये तो दायरा कार देखे बढ़ना चाहिए। इम्तियाज फरहान भी इसकी कैद में आना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आना चाहिए, लेकिन फ्रूटफुल हो, सिर्फ ये नोटिस पे मामला ना जाए। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब मेरे ख्याल 1 महीने के बाद या 20-25 दिन के बाद तो नहीं होंगे जी। फिर कौन होगा? फिर राना सनाउल्लाह साहब क्या करेंगे? तो ऐसी चीज छोड़कर जाएं जो कॉन्क्रीट हो, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो, जो लॉफुली जो है आगे उसको लेकर जाया जा सके। ठीक है, हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया गया है। इसके अलावा अदालत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4C को गैर आईनी करार दिया है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अदालत ने बड़ा फैसला देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके बेटे और दीगर को बरी कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। इसके अलावा जो सुपर टैक्स था उसे गैर कानूनी, गैर आईनी करार दिया गया है। मुनव्वर बताइएगा, इन दोनों खबरों पर आप क्या कहेंगे? ये अगर आपको याद हो तो एक बनी गाला की मलकियत का एक केस चल रहा था जिसमें चेयरमैन PTI कह रहे थे कि मैंने इलीगल मीन से ये रकम मंगवाई, बाहर से हुंडी करवाई, हवाला करवाया, पैसे यहाँ से टैक्स चोरी किया, वहाँ से टैक्स चोरी किया। लेकिन बाबा रहमा नाम की एक मोतबर शख्सियत है, उन्होंने कहा ये आप इस मामले को छोड़े, इस मामले को हम खुद ही देख लेंगे, और बाद में उनको सादिक और अमीन करार दे दिया। जी 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 बिल्कुल। तो ये यहाँ पे जो हुदैबिया पेपर मिल का केस है, इसमें भी 17 अरब रुपए, 7 अरब रुपए का, 7.5 अरब रुपए का मामला है। इसमें जो मुंशियों के नाम पे जो पैसे थे वो उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सका, और ना ही किसी कानून में है कि आपके पैसे मेरे अकाउंट से बरामद हो रहे हैं और वो आपको इस बुनियाद पे कुछ ना कहा जाए, और मुझे भी इस बात की माफ़ी मिल जाए कि मेरे पैसे जो शुमाइला के अकाउंट में थे, और शुमाइला जो है वो उसको पुरस्रार तौर पे गायब किया गया और बाद में उसकी डेथ हो गई। तो ये इस केस में भी इस तरह का मामला हुआ था, जिस पे उस टाइम पे बहुत सी इदारों ने और सियासी शख्सियात ने तबसरे किए थे कि फ़लाँ मुंशी मर गया और ये केस ख़त्म हो गया। तो ये वाला मामला भी मुझे उस बाबे रहमे वाला ही लग रहा। हाँ। इसमें अगर मेरिट पे इंक्वायरी होती तो ये 7 अरब रुपए दूसरे जराए से जो मुंतकिल हुए थे उसका जवाब जरूर देना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी बात में जरा रिमाइंड करवाइएगा उसमें। अच्छा, दूसरा ये था कि जो सुपर टैक्स था उसके निफाज को गैर आईनी करार दे दिया गया है, तो अमल दरामद कौन करवाएगा? होता नजर आ रहा है ये सुपर टैक्स को गैर कानूनी करार दिया गया, ये बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन ये जो अभी दूसरा एक टैक्स लगा दिया हुकूमत ने PTV पे देखने का और रेडियो ना सुनने का, आप PTV देखें या ना देखें आपको टैक्स देना है, आप रेडियो पाकिस्तान उसको सुने या ना सुने उसका भी आपको टैक्स देना। और दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि भी एक यूज़र जो है, एक शहरी एक चीज़, एक कमोडिटी को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर उसको पैसे देने पड़े। तो ये वाली भी बड़ी ज्यादती है, इस पर भी हुकूमत को कुछ देख लेना चाहिए कि भी इस तरह अनडू जो है ना, वहाँ पहले ही पिस रही है महंगाई में। और मियाँ नवाज शरीफ के तर्जुमान डॉक्टर आसिफ करमानी जो कि इस टाइम पे सेनेटर है, उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की है इस बात पे जी कि इस टाइम पे मुल्क में लोग जो है महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की कीमत और गैस की कीमत, अशिया खुरोनोश की वजह से परेशान है, और हुकूमत जो है इस मामले पे आंखें बंद करके रखी हुई है। तो ये मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया जो है उनके साबिक तर्जुमान ने आज जो है ना पेश किया, इस पे भी हुकूमत को गौर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज साहब, मुस्लिम लीग नून के हालात तो अच्छे चल रहे हैं, है ना, और इसके अलावा जो दूसरा सुपर टैक्स है इस मामले पर क्या कहेंगे? देखें, अभी जो भट्ट साहब ने कहा है, मैं तो इस उसमें हो के देखे रेडियो पाकिस्तान और PTV, ये पाकिस्तान के कुछ आप माने ना माने कल्चर को प्रमोट करते हैं। तमाम ज़बानों के प्रोग्राम आते हैं, नशर भी होते हैं और ऑन एयर भी जाते हैं PTV
उसमें भी अगर किसी वजह से मेरे मुल्क की कोई सकाफत कहीं इंट्रोड्यूस हो रही है, कहीं जा रही है, और इस तरह और आपको मिसालें नहीं मिलेंगी कि जहाँ पे ख़ास तौर पे इस तरह से हमारे कल्चर और हर ज़बान के प्रोग्राम चलते हो, ऐसे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पे हमें कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। 35 रुपये तो हम दे ही रहे हैं ऑलरेडी। सुपर टैक्स लगाया गया, सुपर टैक्स देखें, उसको सुपर आपको लगता टैक्स है कि अमल दरामद हो जाएगा? वो तो ज़ाहिर है अदालत का फैसला। मेरा ख्याल तो अभी वसूली भी शुरू नहीं हुई थी, ये पहले दिन ही कंट्रोवर्शियल हो गया था। उसकी वजह ये है कि, और ये भी एक मुद्दत के लिए था, ऐसा नहीं था कि जी फॉर एवर लग रहा था, ये भी एक मुद्दत थी। और आई थिंक मिफ्ता साहब के दौर में इसको लागू किया गया था और उसकी एक मुद्दत थी उस टाइम तक। देखिए मैं एक हो सकता है इसमें गलत उस अंदाज में ले, वो जो 3,000 रुपये का पर शॉप था ना, बहुत अच्छी तजवीज़ थी दुकानों के ऊपर। उसके ऊपर इतना वावेला हुआ, इतना भाई दुकान का क्राइटेरिया तय कर लेना चाहिए। इतना लोग कमाते हैं, यही सिर्फ तारिक रोड देख लें ना आप सिर्फ तारिक रोड पे देख लें, अरबों रुपए की दुकानें, 8-8, 10-10 लाख रुपए महीने की शॉप है। वो जब 3,000 का है, वो जी सारे तो हमारे ताजरों का ये है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं देना, बोले जी हम तो रुल गए, मिट गए। जो इनका मुनाफा होता है ना, उसमें नुकसान के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जो 15 रुपए वाली बात है, ये मैं तो देखे हूँ कि प्रमोशन होनी चाहिए, मेरे मुल्क की जबानें, मेरे मुल्क का कल्चर, और ये पीटीवी और रेडियो करता है। लेकिन ये किस तरह कर पाएंगे 15 रुपए एड? उसकी वजह है, मैं आपको बताऊं, ये मुर्तजा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर थे तो इन्होंने, आपको याद होगा, इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। अभी जरा ये बताएं ना कि जो एहतसाब अदालत ने फैसला दिया और बरी कर दिया, वो कैसा है? देखिए एहतसाब, ये जो बात आ रही है ना, यही तो हमारे शुकूक व शुबात आते हैं ना फिर, कि जब उस वक्त उस दौर में इसमें हमदर्दी मिल रही थी, शहबाज शरीफ को, मियाँ बिरादजान को हमदर्दी मिल रही थी। लेकिन आज जो फैसला हुआ है, तो भट्ट साहब के आपने तबसरा सुन लिया, मैं उससे मुकम्मल सहमत हूँ, मैं मुकम्मल उससे मुत्तफिक हूँ कि अगर ये उस दौर में ही सारी चीज़ें कर ली जाती, और जैसे बाबा रहमते की बात हुई, बाबा रहमते ने तो अब जो हमारे कराची में देखें, जो अलनिसा, ये जो टावर था हमारा निसा टावर, उन्होंने बोला मैं सुनूंगा ही नहीं, वो सब उड़ा दिया। और सेम किस्म का मामला जब इस्लामाबाद का था और रेगुलाइज कर दिया बड़े लोगों के बशमूल। यानी आपको लगता है कि आशीर्वाद चल रहा है? काशिफ, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि ये अदलिया के ऊपर सवालिया निशान है, ये हमारे ऊपर सवालिया निशान है, हमारे प्रोसिक्यूशन जिस वक्त आपने ये सारे केसेस बनाए, उस वक्त ये सारे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और उस वक्त भी ये वावेला हो रहा था कि पापड़ वाले, डेंटर, पेंटर, कुल्फी वाले, पता नहीं किस किस के अकाउंट से जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और ये हो गया और वो हो गया। और इस केसेस में हमजा शहबाज अरेस्ट रहे, शहबाज शरीफ जो है वो भी अरेस्ट रहे, फिर उसके बाद केसेस चलते रहे सुबह शाम पेशियों पे। अब मसला ये है कि अगर ये तमाम के तमाम कमजोर एविडेंस या एविडेंस ना होने की बरी हो रहे हैं, तो इनकी जो डिग्निटी हर्ट हुई, इनका जो टाइम लॉस्ट हुआ, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? क्या अदलिया ने उस वक्त स्पीड अप क्यों नहीं किया? और दूसरी बात यह कि जिन्होंने ये प्रोसिक्यूशन की, जिन्होंने ये केसेस बनाए, क्यों ना उनको फिक्स किया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपने किस बुनियाद पे ये केसेस बनाए थे कि आज ये सारे बरी हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, और इस मुल्क में ना कोई पूछने वाला है, ना कोई कानून है, और ना कोई जानने वाला है। जब ये एंटी फोर्सेस जो हैं वो स्क्रू करने में आती है अपोजिशन को, तो केसेस बन जाते हैं, और जब वो हुकूमत में आते हैं तो बाइज्जत बरी होना शुरू हो जाते हैं। इस मुल्क में मैं तो हैरान हूं कि या तो प्रोसिक्यूशन को समझ नहीं आ रही है, या अदलिया के लो एविडेंसेस हैं, क्या मामला है। इस मामले के ऊपर तो देखें, इस तरह के केसेस को भी मैं समझता हूं कि थॉरोली जो है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और किसी को एक दफा फिक्स होना चाहिए कि कम से कम कोई भी किसी की मंशा के ऊपर किसी की डिग्निटी हर्ट ना करे, और कमजोर, और एक तरह से अदालत का टाइम भी जाया किया गया है ना, कि अगर तहकीकात, इस पे जो काशिफ बोल रहे हैं ना, इस पे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये अफसरान जो है, अफसरान के खिलाफ भी ये बात होनी चाहिए कि अगर कोई गलत इल्जाम तराशी करे, जी क्या इल्जाम तराशी करे ना, गलत केस बनाए। दुनिया भर में होता है कि कोई अफसर अगर गलत केस बनाता है तो उसी केस में उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ठीक है जी काशिफ। देखें मैं आपको बता रहा हूं कि देखें उस वक्त की हुकूमत ने ये केसेस बनवाए, और यहां तक ये कन्विक्शन थी, ये सोच थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कि ये सारे के सारे नाहल भी होंगे और 10-15 साल की इनको सजाएं होंगी। अगर हुकूमत टॉपल ना होती, चेंज ऑफ रजीम ना होता, तो आप देखते कि ये सारा मामला किस तरफ जाता। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि सरकारी मुलाजमीन को प्रेशर दे के अपनी मनपसंद मामले के ऊपर आप चीजों को लेके जाते हैं। इंसाफ कानून इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर हो,
उनको कमांड करने वाला बंदा हो, उनको हुक्म देने वाला बंदा हो, या जज हो जो अदलिया का बैठ के फैसला करता है। इन तमाम को ये तो सोचना चाहिए कि ये तो दुनियावी आका है ना, दुनियावी लोग हैं जिनकी आप बातें करें, जिनकी खुशनुदी के लिए आप ये काम कर रहे हैं। सही। आखिर अल्लाह को भी तो जवाब देना है, अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना ठीक है। है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे के सारे मामले को आप देखें ना, इस सारे मामले से क्या होगा कि शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए, हमजा शहबाज साहब बरी हो गए। अब 4 साल पहले तक हम कह रहे थे कि जी पापड़ वाला, डेंटर, पेंटर, कुल्फी वाला, पता नहीं जी कौन जी। कौन है जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अब हम कह रहे हैं कि बिल्कुल बरी हो गए। तो ये ठीक है। सोचना चाहिए, अगर काश अदलिया उस वक्त सही। ये फैसले कर देती तो ये बिल्कुल। बातें ना आती। यानी वक्त बदला है तो फिर हालात भी बदल गए हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सिंध असम्बली में बल्दियाती एक्ट के हवाले से एक अहम कानून साजी की गई है। इसका क्या मतन है, इस बिल का क्या मतन है, क्या बात है, क्या फ़ायदे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध असम्बली के इजलास में एक बड़ी अहम कानून साजी की गई है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बल्दियाती कानून मंजूर किया गया है। इसका मतन क्या है, इस पर बात करेंगे। इम्तियाज़ साहब बताइएगा, ये क्या कानून है? देखिए, जो 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, फिर सूबों से इख्तियारात की नीचे मुंतकली होनी थी, जो कहीं भी न्यूज़ आई है। अब ये पहला उसके अंदर मामला आया है। तो उसमें जो मुंतखब चेयरमैन हैं, मेयर्स हैं, उनको इख्तियारात दिए गए हैं। जैसे बस कराची में जो हम देख रहे थे कि कराची में KDA के चेयरमैन होंगे, वाटर बोर्ड में आ जाएंगे, लेकिन बाकी जो सूबाई अथॉरिटीज़ हैं लाइक MDA, LDA वगैरह, उसमें मेयर को चेयरमैन होंगे। लेकिन तमाम सूबे के अंदर जो मेयर साहिबान हैं वो अपनी अपनी जो अथॉरिटी हैं, जो भी यूटिलिटीज़ से मुतालिक जो भी सर्विसेज फराहम करते हैं आवाम को, उसका जो है वो सरबराह होंगे। इससे ये होगा कि कम अज़ कम अकाउंटेबल हो जाएगा। और अब वरना तो माजी में तो इस मामले में बड़ा आपस में क्लेश चलता रहा कि भाई मैं आपके अंडर में नहीं हूँ तो मैं आपकी बात क्यों सुनूँ, किस तरह हूँ। और फिर एक जो दूसरी बड़ी बात हुई है जो बड़ा, कि जो सूबाई मालियाती कमीशन का जो अनाउंस किया गया, वो 180 दिन के अंदर अपनी तमाम अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो अपनी रिपोर्ट आगे मरतब करेगा। अब 180 दिन जो है वो हिसाब में ऐसे दिए कि शायद के जो आने वाली गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है कि उसके दौर में ये सारा होगा या क्या होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा इकदाम है, बहुत बड़ा इकदाम है। सिंध असम्बली इसके अंदर भी एज लेकर गई है और सारी चीज़ें। और दूसरी एक और जो पहले हम बात कर रहे थे शुमाइला, आज भी जितने बड़े लोग हैं, चाहे सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, कारोबारी हज़रात हो, उनके रिश्तेदारों, मुलाजमीन के नाम पे अकाउंट होते ही होते हैं। आज भी लाखों अकाउंट हैं ऐसे जो रन कर रहे हैं। वो ज़ाहिर है उससे उनके अपने कोई तरीक़ेकार है कि भाई उससे हम टैक्स के हवाले से होगा या किसी और हवाले से होगा। और DG जो थे बशीर मेमन, आपको याद होगा, वो भी बहुत सारी बातें कर चुके थे साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से। बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है। और वो जो मैं जिक्र कर रहा था ना आपसे, वो जो 15 रुपये वाली रेडियो वाली, देखिए मुर्तज़ा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर थे तो इन्होंने एक KMC सर्विस चार्जेस थे वो बिजली के बिल में लगाने की ऐलान किया था। और बात भी हो गई थी डील, जो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रिक सप्लायर कंपनी है, मगर हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया था। तो अब एक मोअज़्ज़िज़ अदलिया जो कि हाई कोर्ट लेवल की है, उसका फैसला मौजूद है, पाकिस्तान की है, एक सूबे की सबसे बड़ी अदालत। उस सूरत में कैसे हो सकता है, ये ज़ाहिर है कि आगे देखना पड़ेगा। ठीक है काशिफ, बिजली के बिलों में जो टीवी के साथ रेडियो की फीस भी लगाई गई है, आप इस फैसले को क्या देख रहे हैं? और मजीद भी कोई बिल में इजाफी फीस आपको मुस्तकबिल में नजर आ रही है? नहीं देखें जी, मैं तो इसमें कोई बात वाली बात नहीं देख रहा। पाकिस्तानी अवाम है, ये तो शुक्र है 15 रुपए इन्होंने लगाए हैं, ये 1500 पे भी लगा दें तो हम सिर्फ बैठ के टीवी पे ही बोल सकेंगे। अवाम को इससे फर्क नहीं पड़ता। अवाम को अपनी रोजी रोटी से होगा तो पता लगेगा। उनको तो ये पता है कि हमारा बिल भले 10,000 का छोड़ के 20,000 भी आ जाए, या हमने किस्तें करानी है या उधार मांग के हमने इसको पे करना, नहीं तो कल वापडा वाले बिजली आके काट जाएंगे, भले एक पंखा और एक बल्ब हो, और उसका कोई सुनवाई करने वाला नहीं होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। सो अच्छी बात है। रेडियो पाकिस्तान हमारा डिफॉल्ट कर रहा था, रेडियो पाकिस्तान चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। आए रोज इस्लामाबाद में रेडियो की तनख्वाहों के मामलात बने हुए हैं, पेंशन ग्रेजुएटियों के मामलात बने हुए हैं। चले इसी बहाने तो हमसे निकलवाएंगे, छोड़ रहे हैं कौम का इतना खून निचोड़ रहे हैं, कुछ और निचोड़ लें तो शायद ये रेडियो पाकिस्तान जो स्टेट ऑन एंटिटी है वो अवाम के कांधों पे खड़ी हो गए, ठीक हो जाए। लेकिन देखना यह है कि ये ना हो कि अवाम से पैसा आना शुरू हो जाए और उसके बाद रेडियो पाकिस्तान में मन मर्जियां शुरू हो जाएं। सो अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम को तो पता भी नहीं होगा कि रेडियो पाकिस्तान की 15 रुपए ले रहे हैं बिलों में या नहीं ले रहे हैं। ये तो हम बैठ के हमने लोगों को राय हमवार कर रहे हैं। सो अवाम को फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात जो है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये अप्रिशिएटेबल बात है
अगर 18वीं तरमीम के बाद सूबे ने अपने इख्तियारात बल्दियात को तजवीज़ किए हैं तो ये अप्रिशिएटेबल बात है। और याद रखिए यही पीपल्स पार्टी थी, सदर आसिफ जरदारी थे जिन्होंने 18वीं तरमीम के वक्त सदर के इख्तियारात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को डेडिकेट किए थे सही। और खुद अपने इख्तियारात छोड़ते। यहाँ पे एक पुलिस वाला जो सा वो अपने इख्तियारात नहीं छोड़ता, एक क्लर्क जो सा वो अपने इख्तियारात नहीं छोड़ता। सो ये मैं समझता हूँ कि इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए एज अ डेमोक्रेटिक पर्सन और डेमोक्रेटिक सिस्टम के हामी होने के नाते। ठीक है। अब देखना यह है कि जब आप बल्दियात को इख्तियारात तजवीज़ कर रहे हैं तो इससे फायदा ये होगा कि यूसी लेवल के ऊपर जो है वो काम होगा। लोग पूछेंगे अगर चेयरमैन काम नहीं करेगा तो कल वो जवाब दे होगा। इसी का नाम डेमोक्रेसी है, इसी से ही तब्दीली आएगी। सही। जितनी आबादी कराची की या सिंध की फैल चुकी है, अगर हम यूसी चेयरमैन को वो नहीं करेंगे, और मैं आपको याद होगा मैंने ये बात कही थी कि ये अच्छा हुआ कि पीपल्स पार्टी ने जैसे भी करके अपना मेयर बना लिया। अगर यहाँ पे सोचिए हाफिज नईमुर रहमान साहब मेयर मान होते गए। तो ये इख्तियारात तजवीज़ निजी सतह पे ना होते, बल्कि उनके इख्तियारात और सल्ब हो चुके होते, ठीक है, सियासी तौर पे। तो अच्छा है, चले एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो या किसी और की हो, आने वाला बल्दियात पीपल्स पार्टी का हो या किसी और का हो, इख्तियारात जब निचली सतह पे मुंतकिल हो गए तो अवाम को शायद सही। रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। काशिफ आपने बयान बदल लिया वैसे। मैंने मुनव्वर बयान नहीं बदला है। नहीं नहीं देखिए, नहीं बदला है। नहीं मैंने बयान नहीं बदला। यार मैं जैसे भी बना तो लिया ना। जो ठीक है। नहीं, जो एक्चुअल बात है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी को जाती हाँ। ना तो नहीं, आप अगर एक अच्छा स्टेप हुआ तो आप उसे अच्छा ही कहेंगे, ठीक बजाय है। इसके कि हम कहें कि नहीं हमने उसको गलत ही कहना है। ठीक है। इम्तियाज फरहान साहब तो खुश होंगे ना, कम अज़ कम। बहुत बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मुनव्वर आप बताइए। मैं तो जो सिंध के रिहायशी हैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उनके पास जो बुनियादी जमहूरियत का फार्मूला जो है ना वो कामयाब होने जा रहा है। बल्दियाती इदारे ही जमहूरियत को मजबूत करते हैं और अवाम के मसाइल हल करते हैं। इस हवाले से पंजाब जो है ना वो बड़ा अनलकी रहा है। आखिरी दफ़ा जो हमारे बल्दियाती इदारे जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया वो जनरल मुशर्रफ के दौर में बने थे, और यहाँ पे मियाँ आमिर महमूद साहब जो है नाज़िम लाहौर हुआ करते थे। तो उनके दौर में लाहौर में जो डेवलपमेंट हुई थी वो एक अपना तारीख का एक हिस्सा बन चुकी है। उसके बाद से अब तक मुझे नहीं याद पड़ता कि पंजाब में बल्दियाती इदारे जो है वो दोबारा कहीं काम कर सके। अभी भी 8 साल से यहाँ पे बल्दियाती इदारे जो है वो काम नहीं कर रहे। सिर्फ कंटोनमेंट के एरिए में इलेक्शन हुए, लेकिन अभी तक वो भी जो नई मुद्दत शुरू हुई उसके बाद वो फाल नहीं है। अभी फंड्स नहीं मिले। अभी पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कोई साल एक से ड्यू थे, लेकिन वो इलेक्शन भी नहीं हुए। तो ये इस हवाले से वो अहले सिंध को मुबारक हो, जबकि पंजाब वाले तो दुआ कर रहे हैं कि भी काश यहाँ पे भी बुनियादी जमहूरियत जो है उसके हवाले से काम किया जाए और बल्दियाती इदारे यहाँ पे काम कर सके। क्या कह रहे हैं काशिफ आप? तख्ते लाहौर नहीं देता इख्तियार नीचे। तख्ते लाहौर इख्तियार देता होता तो राजनपुर वालों का कब से सूबा बन चुका होता। ख्वाजा साहब गुजारिश ये है कि यहाँ पे इससे पहले पीटीआई की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी। ये इस तरह ना करे कि भी वो तख्ते लाहौर या तख्ते लाहौर के अगर आप टुकड़े करने जाएंगे तो केपी के 4 होंगे, सिंध के 3 होंगे। सिंध में आप तकसीम करके दिखा दे मुझे कि भी अर्बन सिंध के जो सूबे की बात हो रही है, एमकेएम जो एक तवील अरसे से कह रही है कि सिंध में एक नया सूबा बनना चाहिए, तो फिर वो बन जाना चाहिए था ना। वहां पे तो कहते हैं कि सिंध धरती की तकसीम काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पे पंजाब में आप कहते हैं कि 4 सूबे बना दे, 3 इंतजामी तौर पे 4 साल पीटीआई के निकाल दे, 4 साल पीटीआई के निकाल दे। आप मुझे बताएं कि नून लीग के दौर में कितने बल्दियाती इंतखाबात हुए और कितने जो इख्तियारात नीचे गए। लॉर्ड मैंने यही अर्ज किया था कि भी पंजाब इस हवाले से बड़ा बदकिस्मत है कि यहाँ पे बल्दियाती इदारों को मजबूत नहीं होने दिया गया। अगर आपने मेरी बात सुनी होती तो आप यकीनन ये तबसरे से गुरेज करते। ये राजनपुर बनवाना पड़ेगा आपको, बात सुनवानी है। नहीं राजनपुर नहीं, मैं कह रहा हूँ जी आप 2 सूबे बना दे, बावलपुर बना दे, मुल्तान बना दे, बनाए तो सही, कुछ करे तो सही जी। ठीक है। और इसका क्रेडिट किसको जा रहा है कि सिंध को जोड़कर रखा हुआ है? एक लाइन में बता दें आप। देखें, सिंध को क्रेडिट जा रहे के सिंध की डायमेंशन इस तरह की है, मैं समझता हूँ कि वो उसी ने जोड़ के रखा हुआ है। और ये जो बाज़ औक़ात एक बात की जाती है ना कि बिफोर पार्टीशन कराची सिंध का हिस्सा नहीं था, ये भी तारीख को तोड़ा मरोड़ा जाता है, ऐसा नहीं है। साईं जीएम सैयद ने बॉम्बे से कराची को अलहदा करके सिंध में शामिल करने की तहरीक चलाई थी, और ये बिफोर पार्टीशन। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जी
कराची कभी भी पार्ट ऑफ, हाँ 14 निकात में से एक है ना, सिंध को बम्बई से अलहदा कर दिया। हाँ पाकिस्तान बनने के बाद ये हुआ था कि कराची को दारुल हुकूमत बना दिया गया था मरकज का। ठीक है, बस ये हुआ था। ठीक है। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। काशिफ बहुत शुक्रिया, और मुनव्वर भट्ट और इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। और आवाम तो पूरी उम्मीद है कि जो बल्दियाती इख्तियारात में जो निचली सतह तक उनकी मुंतकली हुई है वो यकीनन आवाम के हक़ में बेहतर होगी। आवाम के मसाइल अब हल होने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।